पहले इस शूर्पणखा के भतीजे को शांत कराइए। ये डिबेट का कोई तमीज़ नहीं है। शूर्पणखा के खानदान के लोग डिबेट में ना बैठे तो ज़्यादा अच्छा है। और ये जोर जोर से हंसना, ये कौन से कहाँ से उठा के लाए ऐसे नमूनों को? ये जोकर सब कहाँ से लाते हैं? मैं एक नंबर का बेहुदा है ये। मतलब बेहुदापन में इसने पीएचडी कर रखी है मुझे लगता है। इसने पीएचडी। फिर ये बेशरम आदमी कह रहा है कि भारत के मुसलमानों को दादागिरी चाहिए। देखिए बेशरम दादागिरी। अमन जी, मैं आपके सवालों का पूरा जवाब दूंगा और ईमानदारी के साथ जवाब देना चाहूँगा। हमारे दोस्त शहजाद जी ने एक शेर से शुरुआत की थी, मैं भी एक शेर पढ़ के शुरुआत करता हूँ कि जो ख़ानदानी होते हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नहीं है। जरा सी कुदरत ने क्या नवाजा कि आकर बैठे हो पहली सफ में, अभी से क्यों उड़ने लगे, अभी तुम्हारी शोहरत नहीं है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। पहले इस शूर्पणखा के भतीजे को शांत कराइए। ये डिबेट का कोई तमीज़ नहीं है। शूर्पणखा के खानदान के लोग डिबेट में ना बैठे तो ज़्यादा अच्छा है। और मुझे लगता है कि ये डिबेट का कोई तरीका नहीं। मैं शांत था ना, कुछ बोले ही नहीं। ये भाई साहब बोल रहे तो मैं सुकून से था, शांत था, बदतमीजी नहीं कर रहा था। तो ये हंसना और ये जोर जोर से हंसना, ये कौन से कहाँ से उठा के लाए ऐसे नमूनों को? ये जोकर सब कहाँ से लाते हैं? मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ। अमन जी, मैं सवाल, वो कुछ बोलेंगे नहीं बीच में। आई विल मेक श्योर शोएब आपके बीच में नहीं बोलेंगे। वो सिर्फ हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अब हंस भी आपसे हंसना, आपसे मैंने कहा ना कि शूर्पणखा का डीएनए है शायद इनमें। चलिए मैं बताता हूं। हाँ शोएब, अमन जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जब कहा इंडिया से बेहतर मुल्क मुसलमानों के लिए कोई पूरी दुनिया में है या नहीं है। मुझे अमन जी आपकी बात आज बहुत अच्छी लगी कि हम घर के मसाइल अपने घर में हल करेंगे जी। बाहर मुल्क में जाकर के हम किसी को नहीं कोसेंगे या फिर हम ऐसा नहीं शो करेंगे कि हमारा मुल्क कितना ख़राब है। बहुत अच्छी बात, मैं इस बात से एग्री करता हूं। और अभी कुछ साल पहले इस देश के एक बड़े नेता ने साउथ कोरिया में और टोरंटो में जाके ये कहा कि भारत में लोग ऐसा समझते थे कि मैंने पिछले जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया कि मुझे भारत में जन्म लेना पड़ रहा है, और वो ऐसा छवि जो बदल था उसको हम बदलने आए हैं। उनका नाम था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मुझे लगता है कि वो एक देशद्रोही बयान था और उसको यहाँ से आपको कंडेम करना चाहिए। टोरंटो में वो राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी और कांग्रेस की सरकार को कोसते हुए कहते थे कि रायता फैलाया गया। पिछले 70 सालों में रायता फैलाया। आप विदेशी धरती में जाकर के भारत की पिछली सरकारों को गाली देते हैं, पूरे भारत को गाली देते हैं, और आप देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या ये देशद्रोही नहीं है? हामिद अंसारी साहब ने जो कहा है, मैं कैटेगोरिकली ये कहना चाहूंगा कि हाँ, शायद उन्होंने जो ये बातें कही हैं उनको शब्दों को तौल मरोड़ करना चाहिए था और तौलना चाहिए था कि कोई ये बात कहीं भारत मोदी विरोध होते होते वो भारत विरोधी ना हो जाए। लेकिन मोदी विरोध या भारत सरकार का विरोधी जो बात है, क्या हुआ? क्या हुआ आपके हिसाब से? हुआ क्या? मोदी विरोध करते करते क्या देश विरोध हुआ? मेरा सवाल अभी भी आपने जवाब नहीं दिया। विरोध करते करते शोएब, मुसलमानों के लिए भारत से प्यारा न्यारा मुल्क है कोई? प्लीज मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना। भारत से प्यारा मुल्क मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया में कोई है? कोई मुसलमान हिंदू क्या, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये तो हमारे दिलों में बसा है। प्रधानमंत्री जी को ये बात समझना चाहिए कि कांग्रेस को कोसने के चक्कर में वो भारत को गाली दे रहे थे, साउथ कोरिया से कह रहे थे। अच्छा, क्या भारत में पैदा होना गुनाह है? मुझे बताइए। बोलेंगे भारत में पैदा होना गुनाह नहीं है ना? नहीं, किस्मत है। भारत में पैदा होना गुनाह तो नहीं है। किस्मत है, हमारी किस्मत है। शोएब घुमाइए नहीं। साउथ कोरिया में प्रधानमंत्री ने जो कहा तो ये बोल कर जाइए, आप ये बोल कर जाइए, कहिए ना, आप ये बोल कर जाइए कि पूरी दुनिया में, जो गुलाम नबी आजाद ने भी कहा था मेरे ख्याल से, एक मिनट रुकिए, जो गुलाम नबी आजाद ने भी कहा था कि पूरी दुनिया में भारत से प्यारा मुल्क मुसलमानों के लिए कोई नहीं है। एक बार बोलिए। ऑफ कोर्स, दिल की गहराइयों से पूरे 100% कन्विक्शन के साथ कहता हूं कि दुनिया में भारत से अच्छा मुसलमानों के लिए कोई मुल्क नहीं। क्या दुनिया के तो फिर हामिद अंसारी गलत कह रहे हैं? चलिए बात खत्म। बस हो सकता है क्या? तो फिर हामिद अंसारी जो कह रहे हैं वो गलत है। प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए डॉक्टर रिजवान अहमद है ऐसा कि जो भारत में पैदा होने पर वो देखिए, आज मुझे अच्छा लग रहा है। आज एक चीज अच्छी है,
आज यहाँ पैनल में जितने लोग हैं वो हामिद अंसारी के खिलाफ हैं, अतीकुर रहमान को छोड़कर। शोएब जमई भी बोल रहे हैं कि भाई सबसे प्यारा देश हमारा, और हामिद अंसारी ने जो कहा उनको नहीं कहना चाहिए था विदेशी मंच पर खासकर। तो ये आज सारे हामिद अंसारी के खिलाफ बोल रहे हैं। ये तो आपको तारीफ करनी होगी आज डॉक्टर रिजवान अहमद, ये तो आज आपको तारीफ करनी होगी। 30 सेकंड में एक मिनट आ रहा हूं शोएब, एक मिनट मेरे को शहजाद के पास भी जाना है, एक एक करके। मैंने आपको 2.25 मिनट दिए, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक एक करके सारे बोलेंगे। डॉक्टर रिजवान अहमद, उसके बाद शहजाद, अतीकुर रहमान आ रहा हूं, संगीत रागी जा रहा हूं। डॉक्टर रिजवान अहमद, आज तो वो भी बोल रहे हैं कि उन्होंने गलत कहा। भाई जी 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 जी, मैं उसको थोड़ा सा रफू कर दूं ना, जो वो बोल रहे हैं, समझा दूं आपको क्या बोल रहे हैं वो। हाँ हाँ, उनका कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान वाकई मुसलमानों के लिए बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बस एक छोटी सी शर्त है कि दादागिरी हमारी चलनी चाहिए। अगर नहीं चली तो फिर मातम शुरू हो जाएगा। दादागिरी तो संविधान की चलेगी भाई, एक नंबर का पहली बात बेहुदा है ये, संविधान की चलेगी। मतलब इस बेहुदे को आप कहिए, कैसे डिफाइन करूं मैं? एक नंबर का बेहुदा है ये, मतलब बेहुदापन में इसने पीएचडी कर रखी है, मुझे लगता है। इसने पीएचडी कर रखी, मतलब पूरे देश के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। तुम तारिक फतेह के छोटे भाई हो क्या? कभी बिछड़ गए थे मेले में? तारिक फतेह के छोटे भाई हो क्या? ओ डॉक्टर साहब, कभी मेले में बिछड़ गए थे क्या? कुंभ में बिछड़ गया था, को मुसलमानों को गाली देने में मतलब अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं। अंधभक्तों के बीच में हीरो बनने के चक्कर में देश के मुसलमानों को गाली मत दिया करो। महाकुंभ में बिछड़ गया। हाँ, आगे बोलो कि दोनों शराब पीते हैं रात में। तारिक फतेह भी रात में शराब पीता है, तुम भी शराब पीते हो, दोनों शराब पी करके दिन में आके इस्लाम पे और मुसलमानों पे लेक्चर देते हो। ये गलत है, अब ये गलत है, अब ये गलत है, अब ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आप एक मिनट ऑडियो बंद, अब ये गलत है। नहीं 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 नहीं, पर्सनल नहीं होना। नहीं नहीं शोएब, यहाँ अब आप गलत है। उन्होंने आपके खिलाफ कुछ नहीं बोला। ये आप या तो घबरा रहे हैं इनसे। आप क्यों इनसे घबरा रहे हैं? उन्होंने आपके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला शोएब, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने आपके खिलाफ। नहीं, उन्होंने आपके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। डॉक्टर रिजवान अहमद, उन्होंने आपके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मुसलमानों के खिलाफ क्या बोल रहे हैं? नहीं, उन्होंने वो देश के मुसलमानों आप पर्सनल मत होइए, शराब पी कर ये सब नहीं, एक रुकिए, बंद नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अच्छा नहीं लगता ना शोएब। आप रेगुलर डिबेट्स में आते हैं, पर्सनल नहीं होना ना, पर्सनल नहीं होना शोएब, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, पर्सनल नहीं। वो आपके बारे में नहीं बोलेंगे, आप उनके बारे में नहीं बोलेंगे। आप अपनी बात रखिए, वो अपनी बात रखेंगे। आप अपनी बात रखिए, वो अपनी बात रखेंगे। नहीं, मैंने हामिद अंसारी के इस वक्तव्य को कैटेगोरिकली सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, और मैंने कहा कि भारत से अच्छा कोई मुल्क नहीं हो सकता। इतनी बड़ी बात, फिर ये बेशरम आदमी कह रहा है कि भारत के मुसलमानों को दादागिरी चाहिए। देखिए बेशरम कौन है, बेशरम कौन है, बीच में कौन बोल रहा है, पर्सनल कौन हो रहा है? बस ऑडियो बंद शोएब, ऐसे नहीं। जितने सम्मानित आप हैं उतने ही सम्मानित डॉक्टर रिजवान अहमद है। मेरे लिए दोनों पैनलिस्ट सम्मानित है। आप दोनों एक पर्सनल नहीं होंगे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं ना शोएब, आप भी आप पर्सनल नहीं होंगे। मुझे शहजाद के पास जाना है, वो आपका नाम नहीं लेंगे, आप उनका नाम नहीं लेंगे। डॉक्टर रिजवान अहमद आप बोलिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा, उसके बाद शहजाद। अपनी का बात खत्म कर लूं? बिल्कुल डॉक्टर रिजवान अहमद, सबको ऑडियो बंद रहेगा, एक एक करके बोलेंगे सारे। अभी अतीकुर रहमान भाई ने कहा अभी के हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं। आपके इसी चैनल पर आज से 7 दिन पहले तौकीर रजा साहब ने मेरे सामने यह बोला है कि हां, ये तो मैं मानता हूं कि योगी के सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ और अखिलेश की सरकार में 190 दंगे हुए थे। और मजे की बात यह है, ये इसके बावजूद भी ये योगी से शिकायत करते हैं। अमन भाई, आप इनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आप इनको फूल देंगे, ये कहेंगे डाली दे दो। आप डाली देंगे, कहेंगे पूरा पेड़ दे दो। आप पेड़ देंगे, कहेंगे पूरा गमला दे दो। आप गमला दे देंगे तो वो कहेंगे पूरा बागीचा दे दो। डॉक्टर रिजवान अहमद, हम देने वाले हैं कौन? ये तो जितना हमारा है उतना इनका भी है। हम देने वाले हैं कौन? इनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते शोएब जैसे लोगों को। नहीं, हम देने वाले हैं कौन? कुछ भी करेंगे, जितना हमारा है उतना इनका है। शिकायत करते रहेंगे। नहीं, अगर हम ये बात बोलेंगे तो हम हामिद अंसारी के ट्रैप में आएंगे। वो भी बांट रहे हैं, भड़का रहे हैं। हम देने वाले हैं कौन डॉक्टर रिजवान अहमद? जितना हमारा है उतना इनका भी है भाई। नहीं, जितना थ्योरी इन्होंने रिजेक्ट हमारा नहीं है। नहीं, आप गलत हैं। अच्छा, मैं गलत हूं। 10 सेकंड और 10 सेकंड और बताइए शहजाद आ रहा हूं। हाँ, कैसे? आप ऐसे गलत हैं
कि जितना इनका है उतना हमारा नहीं है, क्योंकि इनका जितना था उसमें से ये बांग्लादेश और पाकिस्तान लेके चले गए। ये इनके पूर्वजों की गलती है जो हम लोगों को झेलनी पड़ेगी। इधर लेना चाहिए था ना। हम लोगों मतलब आप भी तो हैं, फिर आप अलग कैसे हैं फिर? हाँ, तो मुझे भी झेलनी पड़ेगी, मुझे भी झेलनी पड़ेगी, मुझे मालूम है झेलनी पड़ेगी, मेरी आने वाली नस्लों को झेलनी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, कोई कुछ नहीं झेल रहा। मैं तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम तैयार हैं इसके लिए। हम देने वाले कोई नहीं है भाई, जितना हमारा है उतना इनका है। हमें तो जोड़ने की बात करनी है ना। कुछ जहरीले लोग हैं, उनके ट्रैप में आना क्यों? शहजाद पूनावाला आप, उसके बाद संगीत रागी और अतीकुर रहमान। शहजाद पूनावाला आप। शहजाद देखिए अमन जी, बात की जा रही थी कि हम भारत सरकार की आलोचना कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए अमन जी, शायद मेरे ज्ञान में कमी हो, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद केवल भारतीय जनता पार्टी या अब की भारत की सरकार का है? मतलब कांग्रेस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में यकीन नहीं रखती तो किसमें यकीन रखती है? शरिया में? किसमें यकीन रखती है? दूसरी बात, ये बोलते हैं कि ये भारत सरकार की आलोचना थी। उन्होंने बयान दिया कि इलेक्टोरल मेजॉरिटी हैज बीन रिलीजियस मेजॉरिटी हैज बीन काउच्ड एज इलेक्टोरल मेजॉरिटी, मतलब कि जो रिलीजियस मेजॉरिटी है उसको पर्दा डाला गया है उस पर एक तरीके से इलेक्टोरल मेजॉरिटी का। ये क्या हमारे जनता के विवेक पर सवाल उठाना नहीं है? जनता तो पूरे देश की होती है, ये क्या केवल एक सरकार की है? तो ये तो सीधा सीधा देश पर सवाल उठाना हुआ। तीसरी बात, ये कहते हैं भारत बड़ा असहिष्णु है, और ये वही मंडली है, चयनात्मक चुप्पी वाली मंडली, जो ये भी वकालत करती है कि सीए के कानून में प्रावधान बदलो और बांग्लादेश और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों को भी यहां बुला लो। अरे इतना असुरक्षित है तो क्यों उनको पहिए से लटका लटका कर यहां पर लाना चाहते हैं? उनको भेजे इराक, ईरान, लिबिया, सीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कई मुल्कों में हामिद अंसारी जी रहे भी है, उनकी वो प्रवृत्ति भी रही है, उसी प्रकार की उन देशों में उन्होंने काम भी किया है, तो वहां पर जानते भी हैं सारी चीजों को। तो वहां पर जाने की वकालत करें उनकी मंडली? नहीं करते, क्योंकि जहां जहां भी इनको बागीचा मिला, जिसकी बात रिजवान कर रहे थे, वहां वहां बागीचा किस प्रकार से खिलाया है इन लोगों ने, ये आपके सामने। और आखिरी बात कहना चाहूंगा, शोएब भाई, रिजवान भाई किसके रिलेटिव है? सूर्पनखा के है या नहीं मुझे नहीं पता, परंतु किसके रिलेटिव है नसीरुद्दीन शाह के बताए जाते हैं। वही नसीरुद्दीन शाह साहब जिनको मुंबई के समय पर तो डर नहीं लगा था, जब मुंबई में दंगे हो रहे थे कांग्रेस की सरकार के तहत, जब बम फटे मुंबई में, तब उनको डर नहीं लगा। हाँ, पर उनके डर का स्थिति वही है जो हामिद अंसारी का है। 2014 के बाद जैसे कुछ लोग चुनावी हिंदू बन जाते हैं, कुछ लोगों को चुनावी डर और चुनावी फोबिया ये छा जाता है। ये अतीकुर रहमान, ये तो है, ये डर, चुनाव आता है डर लाता है। 17 में डर लगा, 19 में डर लगा, 22 यूपी चुनाव डर लगा। ये डर अचानक चुनावों से पहले ही लगता है। वैसे बढ़िया है इंडिया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार चल रहा है, सब कुछ एकाधिकार है इनको। ये तो 10 साल। आ रहा हूं, आपकी बारी आएगी, आपको पूरा मौका दूंगा। शोएब, पूरा मौका दूंगा आपको। अतीकुर रहमान, चुनाव आया, डर लाया? अमन भाई, अच्छा है कि डिबेट हमारी एक सीरियस मोड़ ले चुकी है। और इसी सीरियसनेस को कायम रखते हुए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और इसको बरकरार रखने के लिए मैं समझता हूं ये आवश्यक है कि हामिद अंसारी जैसे लोगों को जवाब दिया जाए। हो, कितनी भी मजबूत सरकार हो, हमको उनको क्रिटिसाइज करते रहना है, ताकि भारत के ऊपर कोई ऐसा हमला ना हो जो असंवैधानिक हो। यानी कि इंडिया इंटॉलरेंट नहीं है 7 सालों में जो भी, यानी कि इंडिया इंटॉलरेंट नहीं है। चलिए, अच्छी बात, यानी कि इंडिया इंटॉलरेंट नहीं है, आपको आजादी है सब कहने की। मोदी सरकार में 7 साल में जो कदम उठाए हैं, मोदी सरकार के रहते हुए ही आपको आजादी है। सेफगार्ड करने के लिए हमको क्रिटिसिज्म जारी रखना होगा, और आप कर पा रहे हैं क्रिटिसिज्म, अच्छी बात है। आप पता है, आप बोल बोल के कहते हैं बोलने की आजादी नहीं है, आप बोल बोल के कहते हैं बोलने की आजादी नहीं है, आप आलोचना कर करके कहते हैं कि देश में असहिष्णुता है, आप गाली दे देकर कहते हैं कि हाय हम बोल नहीं पा रहे, बोल बोल के। मतलब इंटॉलरेंट नहीं है ना इंडिया, मोदी सरकार नहीं है, आप लोग बोल पा रहे हैं, आपको आजादी है क्रिटिसिज्म की। ठीक है अतीकुर रहमान, इनटॉलरेंट होने का पूरा उन्होंने कोशिश करने के बावजूद हमारे संविधान से जुड़े रहने की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पाया। संविधान के तो साथ पहले 5 सालों की उनकी कोशिश, संविधान के साथ कौन जुड़ा ना? अतीकुर रहमान, मैंने अभी एक खबर बताई आपको, गुजरात में किशन भरवाड़ संविधान के साथ जुड़े थे वो लोग, एक पोस्ट गलत डाली थी। संविधान सुप्रीम है ना भाई, संविधान से बड़ा कुछ नहीं है, कानून से बड़ा कुछ नहीं है, हत्या कर दी गई। कमलेश तिवारी ने गलत किया, अपमानजनक।
अभी हुआ ये, और सुनिए, अभी 2 दिन पुरानी बात है ये, और बताऊं आपको, कमलेश तिवारी, फिर अगर आप अपना रेडियो रवंडा बंद करें तो हम और आप मिलकर उसको दुरुस्त करेंगे ना। नहीं, आप तो कह रहे हैं इंडिया इंटॉलरेंट है। उतनी जिम्मेदारी है जितनी मेरी और सारे पैनलिस्ट की है। संगीत रागी, संविधान को ठेस नहीं पहुंचने देंगे, ये हमारा वादा है। देखिए, ये मुंह पर संविधान है, दिल में क्या है मुझे नहीं पता। अगर ये ना बार बार संविधान 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 कहना है, हाँ, दिल में तो आपके क्या है ये हमें भी नहीं पता। संगीत रागी हो गया अतीकुर रहमान, नहीं अतीक, हाँ हो गया सर, वहीं आप बैठे हुए हैं। फिर अगर ये रेडियो रवांडा है तो आप भी वहीं बैठे हुए हैं, फिर आप क्या है, फिर छोड़िए ना, इसलिए मत जाइए ना उस तरफ, आपको बुलाकर बोलने का मौका दे रहा हूं यहाँ पर। आप बोल पा रहे हैं, आप गाली दे, आजादी है आपको, बोलने की आजादी, आलोचना की आजादी। आप लोग बोल कर कहते हैं कि बोलने की आजादी नहीं है, बोल कर कहते हैं बोलने नहीं दिया जा रहा। संगीत रागी, अरे सर, आप सिखाएंगे हमें रोल, आपसे पूछ कर करूंगा डिबेट, आप सिखाएंगे हमें रोल, मैं आपको सिखाने पर आऊं, फिर छोड़िए ना, आप सिखाएंगे, हम आपको सिखाएंगे, आप हमें सिखाइए। नहीं, आप नहीं सिखा सकते, नहीं, आप मत सिखाइए, आपसे नहीं सीखूंगा। हमको सुरक्षित करना है, हाँ, दोनों बराबर। चलिए, संगीत रागी, इसके बाद शोएब जमाई आ रहा हूँ। संगीत रागी कह रहे सरकार की आलोचना और देश की आलोचना में फर्क होता है भाई, सरकार को देश में समझिए। देखिए, मैं एक बड़ा मौलिक सवाल उठाना चाहूंगा, और ये मौलिक सवाल मुझे मुस्लिम समाज से ही करने का मन करता है, और मैं बहुत खुल करके करता हूँ, मुझे इसमें कोई ये नहीं है कि संविधान की बात होती तो आप पैरेलल शरिया अदालत चलाने की बात नहीं करते, और दुनिया में आप जहाँ जहाँ भी देखेंगे, जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ी है, वहां पर शरिया कानून लागू करने का जिद बढ़ा है। अभी शरिया कानून क्या है? यहाँ तो संविधान है ना सर। एक मध्ययुगीन परंपरा का एक कानून है, एक मध्ययुगीन परंपरा का एक कानून है जो आज के आधुनिक समाज के लिए दूंगा अतीकुर रहमान मौका दूंगा, उनको कंप्लीट करने दीजिए, आपको आजादी है, उनको भी है। धन्यवाद। आज के आधुनिक समाज के लिए वह कानून और वह परंपरा एक बाह्यात हो गई है। वह जो हमारा संविधान का कमिटमेंट है कि महिला और पुरुष सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए, बराबर स्वतंत्रता होनी चाहिए, वह नहीं है। वह एक मध्ययुगीन एक समाज का हिस्सा था, वो आज नहीं है। पर दुर्भाग्य है कि ये समाज अभी भी उसी मध्ययुगीन परंपरा और सिद्धांतों में जीता है। इसलिए कहीं पर आप देखेंगे कि वो रिफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं हुआ है, और यही इस विडंबना है, और यही इस देश के सबसे बड़े खतरे हैं। करना पड़ेगा ना सर, संविधान सुप्रीम है ना, क्योंकि जहां सरिया है, जहां सरिया है, जहां सरिया का शासन है, वहां तो शांति नहीं है। तो यहाँ तो शरिया, जहां शांति है वहां वो सरिया लाना चाहते हैं। यहाँ तो संविधान है ना सर, यही सबसे बड़ी विडंबना है। यहाँ तो संविधान है ना संगीत रागी जी, यहाँ थोड़ी ना शरिया चल रहा है। यदि संविधान सिविल कोड ही तो बचा है, और क्या बचा है? ट्रिपल तलाक भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। यदि संविधान ही होता तो शाहीन बाग नहीं खड़े होते, मदरसों के किनारे और मस्जिदों के किनारे नहीं खड़े होते सर। आप जरा पैटर्न देख लीजिए, शाहीन बाग कहां कहां खड़े हुए हैं। ये मानसिकता बताती है। जिन लोगों को 23% लोगों को 35% जमीन मिली थी साहब, जो रिजवान साहब कह रहे थे, 35% में से 14% गए, 14% के लिए ही वो हिस्सा रहा, 9.4% तो भारत में ही रह गए। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी जमीन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाम। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में सरदार पटेल जी ने कहा था, यू कैनॉट राइड 2 हॉर्सेस। यदि आपको अच्छा लगता है सरिया तो आप पाकिस्तान चले जाइए। नहीं, लेकिन सर दुर्भाग्य है कि आज का कोई नेतृत्व इसको बोलने के लिए, खुली चुनौती देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। लेकिन सर, जबकि ये खुली चुनौती होनी चाहिए। प्रोफेसर रागी, आपके पुरखों ने, आपके बाप दादों ने इस देश को बांटा है, इस्लाम के नाम पर ही बांटा है। आप और आज भी आप हिंदुओं से ज्यादा की बराबरी का अधिकार आप ले रहे हैं। आर्टिकल 26, 27, 23, 30 आर्टिकल, ये सारे आप देख लीजिए। मौलानाओं को वो आपको जो मस्जिदों हैं उनको तो आप मासिक देते हैं,
तो हिंदू के मंदिरों को क्यों, पुजारियों को क्यों नहीं होना चाहिए? हिंदुओं के पैसे से, मंदिरों के पैसे से, और आप मुसलमानों के धार्मिक रवायतें के लिए आप पैसा खर्चा करें, ये कौन सा सेकुलरिज्म है? कौन सा देश बर्दाश्त करेगा? ये भारत का हिंदू मन है जो बर्दाश्त कर रहा है। शोएब जमाई, देखिए अमन जी, कुछ लोगों को राष्ट्रवाद की डिबेट के बहाने मुसलमानों को गाली देना या इस्लाम के प्रति घृणा का मुजाहरा करना एक पेशा और धंधा बन गया है। मैं इस डिबेट का अपमान नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि डिबेट राष्ट्रवाद पे है और विदेशी धरती पर जाकर के देश के खिलाफ बोलने की बात पर, इसलिए मैं किसी फूहड़ बातों का या अतार्किक बातों का जवाब देने के लिए बात नहीं अंसारी के खिलाफ है। अच्छी और यहाँ खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ जो बोला जाता है, आप उसको टोकते नहीं हैं। हम हिंदू के खिलाफ नहीं बोल रहे, मैं किसी धर्म मजहब के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, मैं आइडियोलॉजी के खिलाफ बोलता हूँ और मैं इस पे अडिग हूँ। मुझे फक्र है कि मुझे नफरत और घृणा नहीं है किसी समाज या किसी धर्म से। लेकिन दो महत्वपूर्ण बातें इसमें उठाना चाहूँगा। पॉइंट नंबर 1, और मुझे उम्मीद है कि टॉलरेंस का मुजाहरा करेंगे। पॉइंट नंबर 1 ये है कि हामिद अंसारी साहब ने एक बात कही उसमें कि भाई जब से मोदी जी की सरकार आई है, यानी 2014 के बाद से, तो देखा ये गया है, ट्रेंड ये बनता है कि जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जिन्होंने जुल्म किए, जैसे ग्राहम स्टेन्स उड़ीसा में जिस ईसाई परिवार को जलाया गया था, जिनमें उन लोगों का नाम था, अभियुक्त थे, उनको सारंगी साहब को मोदी सरकार ने मंत्री बनाया। जिनको मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए साध्वी प्रज्ञा और महात्मा गांधी को गाली देने वाली जो औरतें थीं, उसको MP बनाया गया। तो सरकार ने प्रोत्साहित किया ऐसे लोगों को जो उनका इतिहास है माइनॉरिटीज के खिलाफ वायलेंस करना या जुल्म करना। नंबर 1 उन्होंने कही। दूसरी बात ये कही कि अगर सरकार के खिलाफ बोलना और डेमोन्स्ट्रेशन करना ये देशद्रोह है, तो मुझे बताइए, जैसे आपने शाहीन बाग के दौरान हमें कहा था, तो आज जो उत्तर प्रदेश और बिहार में जो छात्र NTPC और रेलवे के, वो सरकारी संपत्तियां भी जलाए, रेल भी रोका और उनको पुलिस बर्बरता से मान रही है, क्या वो देशद्रोही हैं? वो बेरोजगार छात्र देशद्रोही है जो सरकार के खिलाफ उग्र हो गई है। अब उनको बर्दाश्त से बाहर हो गया और वो छात्रों के खिलाफ जुल्म हो रहा है, उस पर पीट पीट के मारा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी चुप हैं, उनको चुन चुन करके यहाँ से हॉस्टलों से निकाला जा रहा है। क्या ये जुल्म नहीं है? क्या वो छात्र हमारे देशद्रोही हैं, देश विरोधी हैं, वो उग्रवादी हैं? मुझे वाइंड अप करना है, लेकिन मैं तीनों को मौका दे रहा हूँ। ठीक है, आपका सवाल हो गया। ऑडियो बंद। शहजाद आप बोलिए, फिर आप रिजवान अहमद, जल्दी थोड़ी, और संगीत रागी आप भी जल्दी। सबसे पहले शहजाद। शोएब हो गया, मेरे को सबको मौका देना, वाइंड अप का टाइम है। शहजाद।